सवाल ये उठता है कि वो कौन है जिन्हें इतना डर था कि मैं ना बोलूं। जो भी हैं उन्हें मैं ये बताना चाहता हूं, डरूंगा नहीं। पुलिस ने कहा अब आप चुपचाप यहां से निकल जाइए। पुलिस इंस्पेक्टर ने भी कहा आपकी व्यवस्था कर देते हैं, गाड़ी आपको चुपचाप से लेके जाएगी। हमने कहा हम इस तरह से नहीं जाएंगे, अपनी बात अकोला में रख के जाएंगे। और यहां आपके सामने कह रहा हूं, अगर अकोला के नागरिक बुलाएंगे मैं दोबारा अकोला आऊंगा, बोलूंगा, डरेंगे नहीं। ये निर्भय का हमारा संकल्प है। दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। आप जानते हैं अकोला में पिछले दिनों क्या हुआ। योगेंद्र यादव साहब अपने भाषण देने के लिए माइक पे आए और उसके बाद एक हंगामा बर्पा हो गया। जिस वक्त ये मामला हुआ उस वक्त उनके साथ डॉक्टर संजय मंगला गोपाल साहब भी स्टेज पे मौजूद थे। यानी इस पूरे वाक़े के आप ये कह सकते हैं कि वो चश्मदीद गवाह हैं। उन्होंने बहुत नज़दीक से इस मामले को देखा। आप जो है बीजेए यानी भारत जोड़ो अभियान के नेशनल सेक्रेटरी भी हैं और महाराष्ट्र स्टेट के कन्वेनर भी हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, आप वहाँ पर चश्मदीद गवाह थे। आप ये बताएं कि उनके भाषण के अनाउंसमेंट से पहले क्या हुआ, और फिर हम अगले सवाल में आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। सिर्फ चश्मदीद गवाह नहीं, उनके साथ कंधों से कंधा मिलाकर हम सब लोग, उल्काताई, मैं और योगेंद्र यादव और अविनाश काकड़े वहाँ पर घेरे में अटके हुए थे। बात ये थी दरअसल कि अकोला में हमारे दौरे का आखिरी दिन था। 3 दिन हम विदर्भ का दौरा कर रहे थे, नागपुर, वर्धा, रामटेक, फिर अमरावती और फिर अकोला। इस तरह से हमारा दौरा चल रहा था। तो अकोला में महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फ्रंट के हमारे यूनुस भाई और नजीब भाई ने मेहनत करते हुए बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा था। लोकतंत्र को खतरा और हमारा वोट, इस विषय पर यह सम्मेलन था नागरिकों का, और करीबन 1000-1500 लोगों की उपस्थिति थी सम्मेलन में। हॉल था वो, और करीब 300-400 महिलाएं भी थी, और सभी जाति धर्म के लोग उपस्थित दिख रहे थे। तो उस सम्मेलन में यूनुस भाई ने पहले महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फ्रंट का पूरा प्रास्ताविक काम का ब्यौरा रखा, फिर अविनाश काकड़े जी ने भारत जोड़ो अभियान का पूरा ब्यौरा रखा, और उसके बाद मेरा भाषण हुआ करीब 15-17 मिनट, फिर उल्काताई का भाषण हुआ करीब 20-25 मिनट, और फिर आखिरी भाषण के लिए जैसे ही योगेंद्र को बुलाया गया था, नाम ले ही लिया था, तो ऑडियंस से एक आदमी उठकर आता है और नजीब भाई से कुछ बात कर रहा है, और नजीब भाई उनको कुछ समझा रहे हैं, वो कंपेयर कर रहे थे मीटिंग को। उसने कुछ माना नहीं, वो चढ़ के आ गया ऊपर, और नजीब भाई इधर उधर देख रहे थे, योगेंद्र को बुला रहे थे, तब तक उसने माइक ही खींच लिया। तो नजीब भाई भी चुस्ती से वहाँ गए और उनसे अपना माइक वापस ले लिया। तब तक 8-10 लोग मंच पर चले आए, और उसमें से एक ने आके योगेंद्र भाई को कहा कि आप आज के भाषण में इन मुद्दों का जवाब दीजिए। मेरा भाषण हो चुका था, तो एक भाई साहब ने मेरे पास आके बोला कि आपने ये फलाना फलाना विषय पर बात क्यों नहीं रखी आपके भाषण में। तो मैंने कहा हम सब लोग वक्ता है, तो ये बातें बाकी वक्ता रखेंगे, योगेंद्र भाई बात करेंगे, और उसके बाद योगेंद्र यादव जवाब दो, योगेंद्र यादव जवाब दो, ये नारेबाजी शुरू हुई। योगेंद्र भाई पूछ रहे थे कि किस चीज़ का जवाब आपको चाहिए, एक एक करके सवाल पूछिए, हम बाकायदा उसका जवाब देने के लिए तो यहाँ आए हैं। मैंने उनको कहा कि भाई योगेंद्र का भाषण जब अभी शुरू नहीं हुआ तो जवाब दो का क्या मतलब है, आप पूरा सुन लीजिए और फिर जो आपके सवाल है एक के बाद एक पूछिए। लेकिन वो बहाना था सवाल का जवाब दीजिए का, लेकिन असल में इरादा था कि इनको बोलने ही नहीं देना है, और इसलिए वो बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं थे। और फिर उन्होंने जिस तरह से धक्का मुक्की शुरू कर दी, तो हमारे महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फ्रंट के जितने भी कार्यकर्ता थे वो तुरंत स्टेज पे चले आए। हमारे सामने उन्होंने एक चेन खड़ी कर दी, तो उनके कॉर्डन की वजह से ये जो धक्का मुक्की चल रही थी उसका हमारे ऊपर असर नहीं गिरा। लेकिन और 10 मिनट अगर ये करीब 10 मिनट चला। हमने ये तय किया था, हम सोशलिस्ट मूवमेंट से आते हैं, योगेंद्र यादव, मैं, उल्काताई जन आंदोलनों से आती है, तो हमारा नारा एक ही है, हमला चाहे जैसे होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। तो हम वहाँ बिल्कुल हिले नहीं सीट से। और जब ये बहुत
ऐसा माहौल पैदा हुआ कि ये सब लोग हमारे ऊपर गिर जाएंगे और स्टेज के पीछे हम गिर जाएंगे, तब सीटियाँ बजने लगी। पुलिस आई, कहाँ से आई मालूम नहीं, किसी ने फ़ोन किया होगा और पुलिस ने आके फिर पूरी सिचुएशन अपने हाथ में लेने की कोशिश की और हमसे आके रिक्वेस्ट की कि देखिए अब यहाँ आप बैठेंगे तो हमारे कंट्रोल के बाहर की ये स्थिति है। तब तक लोगों ने हॉल में कुर्सियाँ एक के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया था, स्टेज का जो माइक था, पोडियम था, वो फेंक दिया था। तो ये सब जो फिरका परस्ती का माहौल पैदा हुआ था, तो तुरंत पुलिस ने हमको कॉर्डन करके, लेडीज़ पुलिस ने उल्काताई को और बाकी पुलिस ने हम लोगों को लेके अलग अलग गाड़ियों में बिठा के, ये जब हमको लेके जा रहे थे तब भी आपने वीडियो में देखा होगा योगेंद्र भाई का कॉलर खींचो, हाथ खींचो, ये चल रहा था और योगेंद्र भाई बार बार कह रहे थे कि आप सवाल पूछिए, बाकी बात मत कीजिए। तो हम पुलिस स्टेशन में हमको ले लाया गया। पुलिस ने हमको कहा कि आप यहाँ अब चल पड़िए। तो योगेंद्र भाई ने कहा कि हम चलने के लिए यहाँ आए नहीं थे, हमारी बात रखने का मुझे मौका नहीं मिला है, अगर फिर से मीटिंग नहीं होती है तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखूँगा और फिर ही जाऊँगा। तो ये सब मसला उस दिन हुआ अकोला में। डॉक्टर साहब, एक बात ये बताइए कि योगेंद्र यादव साहब हों या आप हों या उल्का महाजन साहब हों, आप सबकी एक विचारधारा है, एक उद्देश्य है, तो आप बाकी लोगों को बोलने का मौका देना और सिर्फ एक व्यक्ति को रोकना, ये जो फ़र्क किया गया, इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? एक संभावना ये हो सकती है कि सभा शुरू हुई तब वो उनकी ताकत आई नहीं होंगी, उनके सब कार्यकर्ता जमा रहे होंगे, ये एक संभावना है। दूसरी संभावना ये है कि भाई ठीक है, ये बाकी सब बात करेंगे लेकिन योगेंद्र यादव बाहर से आके कौन हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में बात रखते हैं, हम उनको बोलने नहीं देंगे, इस तरह की स्ट्रैटेजी। मुझे मालूम नहीं उसके पीछे क्या उनका तर्क था। मैं उनको बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि लोकतंत्र में किसी भी सभा के दो कानून होते, एक सबके भाषण होने के बाद हाथ ऊपर उठाइए, सवाल पूछिए, जवाब दिए जाएंगे, और दो, अगर आपका मन भरा नहीं और आपको लगा कि वक्ताओं ने गलती की है आपके हिसाब से, आप दूसरे दिन तीसरे दिन अलग सभा कीजिए और वक्ताओं ने जो भी भाषण किए थे हमारे सभा में उसकी धज्जियां उड़ाइए। आपको लोकतंत्र में वो अधिकार है विचार का सामना विचार से करने का। नारेबाजी करना, जवाब दो कहना और सवाल भी जो पूछे है वो उसका कोई सीधा ताल्लुकात हमारे पास साथ नहीं है, इस तरह से बर्ताव करना, पेश आना, ये उनकी वैफल्यग्रस्तता है। और योगेंद्र यादव हमारे जिले में आकर हमें हमारे विरोध में बात कैसे कर सकते, ये शायद उनका गुरूर होगा, मालूम नहीं मुझे। ये तो खैर हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आपके ख्याल में ये क्यों किया गया, मतलब इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? आरएसएस और बीजेपी लगातार कांग्रेस के खिलाफ और राहुल गांधी जी के खिलाफ लगातार बातें कर रही है, उनके बारे में गलत वीडियो और बातें फैला रही है, उनको अनाप शनाप पदवियां दे रही है, जो मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ, इस तरह से एक व्यक्ति को वो ये कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। तो उनका पूरा निशाना है राहुल गांधी के ऊपर, ये हम सब समझते हैं। राहुल गांधी के ऊपर निशाना इसलिए है कि कांग्रेस ने पहली बार, राहुल गांधी ऐसा नेता है जिसने सीधे आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ का भूमिका ली है और वहां से वो हिल नहीं रहे। तो राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में जो बात कही, उसको तोड़ मरोड़ के झूठा एक नैरेटिव उन्होंने शुरू किया यहाँ पर, और वो दलित संगठनों के हाथ में दिया कि राहुल गांधी तो आरक्षण के विरोधी है, आप चुप कैसे बैठते हैं। और बाकायदा एक एक दलित संगठन को उन्होंने काम को लगाया आरएसएस ने, वो खुद कहीं पर भी आए नहीं रास्ते पर। उनकी साजिश ये है कि आरएसएस के माध्यम से साजिश ये है कि राहुल गांधी ने जो कहा नहीं वो आरक्षण का मामला उनको ऊपर थोपो और उस पर सवाल पूछने के लिए, उसके साथ बहस करने के लिए, उसकी निंदा करने के लिए दलित संगठनों को देश भर के लगाओ। ये बहुत सारे दलित संगठनों ने वो मूल भाषण सुना, उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी ने बिल्कुल कुछ गलती नहीं की, वो ठीक से बोला है, लेकिन जो तोड़ मरोड़ का वीडियो लेके ये लोग, ऐसे कुछ संगठन इसके बहकाव में आए हैं। अब ये इस तरह से उकसाना,
उनके लिए शायद फंडिंग भी दिया होगा, मालूम नहीं, कि भाई आप ये करो, हम इतना उसका सब व्यवस्था करेंगे। इस तरह से काम करने की तरीका आरएसएस का है, ये हम जानते हैं। उसके बहकावे में आए ये, और उनका जो सवाल वो पूछ रहे थे, बाद में उन्होंने जो उनके ट्विटर हैंडल से लिखा है कि हमको क्या सवाल पूछ, तो फलाना जगह पर आरएसएस ने क्यों इस उम्मीदवार को उम्मीदवारी दी, फलाना जगह पर आरएसएस ने इसका समर्थन क्यों किया, आरक्षण के बारे में कांग्रेस का क्या रवैया है, या इसी तरह के सवाल है। तो हमने कहा उनको कि आप कांग्रेस को जाके पूछिए। तो ये इस तरह से एक गलत बात को लेकर इस तरह का हंगामा करना, ये उनका उद्देश्य था। आप अगर पूछेंगे कि ठीक है आरएसएस ने बहका या ये क्यों बहकावे में आ गए, तो मेरा अनुमान ये है कि वंचित बहुजन आघाड़ी का जो वोट शेयर है पिछले 10 साल में लगातार गिरता हम देख रहे हैं। इस लोकसभा में भी उनका वोट शेयर बहुत कम आया है। तो वैफल्यता आती है, किसी भी दल का वोट शेयर जब गिर जाता है तो वैफल्यता आती है। काम कार्यकर्ताओं को फिर कुछ जोश देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। ये योगेंद्र यादव पर हमला वंचित बहुजन का पहला नहीं, आप जानते होंगे प्रसिद्ध साहित्यिक और दलित विचारक डॉक्टर राव साहेब कसबे, इनके नासिक के घर पे जाकर इन्होंने हमला किया, ये नारेबाजी की थी। और यही कांग्रेस को आप समर्थन क्यों कर रहे हैं। उन्होंने प्रज्ञा दया पवार, बहुत विदुषी जो जानी मानी कवियत्री है, लेखिका है, उनको बहुत सारा ट्रोल किया था इसी मुद्दे पर कि आप राहुल गांधी का और कांग्रेस का समर्थन क्यों कर रहे हैं। तो ये एक उनका ये मोडस ऑपरेंडी बन गया है। और मुझे इसका बहुत दुख हुआ कि हमारे कुछ मीटिंगों में आरएसएस वालों ने आके इस तरह का हमला किया था। हमने कई बार हमारे सार्वजनिक जीवन में इसका अनुभव किया। उसी तर्ज पर, उसी तरीके से वंचित के लोग काम कर रहे हैं। संविधान जिन्होंने लिखा, उस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत है वंचित के पास, कहाँ वो ग्रैंडफादर और कहाँ ये ग्रैंडसन, ऐसा कहने की नौबत हमारे पर ना आया, ऐसा मुझे उस दिन लगा। डॉक्टर साहब, आपने ये तो बताया कि इसके पीछे कौन है और फिर ये कि उसके आगे कौन है वगैरह, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है, अभी हम लोग गफलत में थे और ये लोग उस मीटिंग को डिस्टर्ब करने में कामयाब हो गए, लेकिन ये कि आइंदा इस तरह की बात ना हो और आइंदा ये जो है वो मीटिंग डिस्टर्ब ना हो, और अगर खुदा न खास्ता मीटिंग डिस्टर्ब हो भी जाए तो ये लोग जो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे डालना चाहते हैं, उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। जब बदलापुर में बहुत बुरी हकीकत हुई एक लड़की के साथ, तो वो जो बदमाश पकड़ा गया उसके पास सब डेटा था कि ये संस्था के आरएसएस के लोग किस तरह से बर्ताव करते हैं, तो बस उसको एनकाउंटर में मार दिया। तो कहीं किसी को चुप बिठाओ, कहीं किसी को मार गिराओ, लेकिन एक दहशत का वातावरण पैदा हो कि हमारे खिलाफ कोई बोल ना सके। तो ये एक आरएसएस की साजिश हो सकती है कि भारत जोड़ो अभियान या महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम जैसे जो मंच कार्यक्रम करते हैं, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ दंगा फसाद होने की संभावना होती है, आप मत जाइए। इस तरह से हमारे मीटिंगों का असर कम करने का भी ये साजिश हो सकता है। बिल्कुल सही है आपका सोच अगर है ये तो मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों ने आइंदा कोई भी मीटिंग करनी है, और जनरली हम रखते हैं। उस दिन ऐसा लग भी रहा था कि वंचित बहुजन आघाड़ी के लोग शायद कुछ आएंगे, क्योंकि अकोला शहर उनका गढ़ माना ही जाता है, लेकिन ये अपेक्षा नहीं थी कि वो इस तरह से कुछ मीटिंग ही डिस्टर्ब करे। लेकिन ये हमारी गलती है, आयोजकों की, हम सबकी गलती है, ऐसा मैं मानता हूँ। आइंदा कोई भी मीटिंग हो, कहीं पर भी मीटिंग हो, हम अपनी सिक्योरिटी की व्यवस्था करें। पुलिस की सिक्योरिटी की व्यवस्था हो न हो उनके ऊपर निर्भर ना रहे, और किसी भी ऐसे डिस्रप्टिव एलिमेंट्स को हमारे मंच के पास वो नहीं आ सके, इस तरह की हम चौक व्यवस्था बनाए। ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हमारा संरक्षण का सवाल नहीं है, हम सब लोग तो न्योछावर करके मैदान में उतरे हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है ना इसने ऐसे लोगों के हाथ से हमको न्योछावर
होना पड़े। और दूसरी बात, इससे लोगों के मन में भ्रम ना हो कि यहाँ जाके दंगा फसाद होता है, तो इसलिए ये बिल्कुल सावधानी बरताना ज़रूरी है। और तीसरी बात यह है कि इस तरह से हम कुछ करेंगे, जैसे आरएसएस के लोगों ने 4 दिन पहले नागपुर में श्याम मानव जो आरएसएस के विरोध में बोल रहा था, उनके मीटिंग को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। तो ये एक शायद आने वाले 15-20 दिन ये लगातार इस तरह का कोशिश इनके माध्यम से होने की संभावना है, हमको समझना चाहिए और हमको उसके सामने अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर हमारी सब मीटिंगें चुस्ती से हो, लोगों तक हमारा मैसेज व्यवस्थित तरीके से जाए और ये फिरका परस, दंगा फसाद करने वाली और हिंसा बढ़ाने वाले जो लोग हैं उनको अभी नहीं फिर से चुन के देना है, ये भी प्रचार उसके साथ हम करें, ये बहुत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, आखिरी प्रश्न ये है कि योगेंद्र यादव साहब वो इससे पहले कई मर्तबा महाराष्ट्र आते रहे हैं और उनके जो है वो लेक्चर्स होते रहे, लेकिन और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती रही हैं, लेकिन मैंने कभी भी उनके किसी लेक्चर का इतना ज़्यादा जो है वो चर्चा नहीं देखा जितना इस लेक्चर के नहीं होने का चर्चा हुआ। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इतने बड़े पैमाने पर कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको कि गोदी मीडिया भी बोलते हैं, उसने कवर नहीं किया जैसा कि इस बार जो है वो किया गया। तो इस फिनोमिना को कि आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं और वो ज़्यादा प्रसारित हो जाता है और ज़्यादा लोगों तक वो बात ज़्यादा फोर्सफुली पहुंचती है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो ऐसा आप कह सकते हैं कि संकट में कुछ अच्छी चीज़ है, ऐसा इस तरह से हम देख सकते हैं इसके तरफ। और थैंक्स टू वंचित बहुजन आघाड़ी, जैसे हम कहते हैं ना कि देश के सभी सहमना संविधानवादी लोगों को इकट्ठा लाने के लिए थैंक्स टू नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस तरह का संकट लाया, इसलिए तो हम सब लोग मित्र बन गए अच्छे तरीके से और एकजुट से काम कर रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत शर्म की भी बात है। जो लोकतांत्रिक देश है, 75 साल की आज़ादी और संविधान को 75 साल होने आए हैं, उस देश में साधारण सी एक सभा ठीक से न होने देना, सुनने नहीं देना, सुनाने को नहीं मौका देना, ये बहुत ही ये फासिस्ट तरीका है काम का। और ये तरीका मीडिया वालों को तो क्या, जो चलेगा टीआरपी बढ़ाने वाला वो चलाएंगे, लेकिन इस तरह का ये वारदातें और नहीं बार बार होनी चाहिए और लोकतंत्र यहाँ का कायम रहना चाहिए, यही हमारी भूमिका है। एक और इससे मिलता जुलता सवाल ये है कि बीजेपी के बारे में जो ये सोच थी कि ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें ये लोग जो नीचे आ गए हैं और अब जो है वो इनका अंत शुरू हो गया है, उसको एक तरह से एक ब्रेक लगा हरियाणा में और हरियाणा में इनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली। अब उस कामयाबी के बाद फिर इनके दिल से डर क्यों नहीं निकला? ऐसा क्यों हुआ कि ये और ज़्यादा डर गए और इस तरह के हंगामा करने लगे? आप इसकी क्या? हरियाणा में बात ज़्यादा बहुत जीत हुई ऐसा नहीं है। लोकसभा में जितनी करारी हार है उसकी तुलना में हरियाणा की जीत बहुत ही मामूली है। लेकिन वो योगेंद्र भाई कहते अक्सर, ये आरएसएस बीजेपी वालों के पास एक अच्छी चीज़ है, वो सूरज को भी ढक सकते हैं और उसके लिए उनको सूरज पे नहीं जाना पड़ता है। लोगों के आँख पे पट्टी बांध दो और सूरज है ही नहीं, ऐसा भी वो कह सकते हैं और लोग उसको भी मानने लगते हैं। तो ये जो झूठ फैलाने की इनकी जो ताकत है, उसकी वजह से उनको असल में मालूम है हमारी असलियत क्या है। जिस तरह से 2 महीने पैसे, लोगों के पैसे से इन्होंने महाराष्ट्र की तिजोरी को चूना लगाया है, हमारे जेब, यानी पार्टियां देती थी रिश्वत चुनाव के लिए, यहाँ तो हमारे जेब का पैसा निकाल के इन्होंने जो 2 महीने रिश्वतखोरी के आदेश निकाले हैं, इससे साफ जाहिर होता है, जिस तरह से ये लोग हमारे को बोलने नहीं दे रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि ये बिल्कुल डरे हैं महाराष्ट्र के बारे में और इनको पूरा यकीन है कि हम तिकड़मबाजी नहीं करेंगे तो जीत के नहीं आने वाले, इसलिए ये हरकतें उनसे होगी। हरियाणा में क्या हुआ वो अलग, महाराष्ट्र की बात अलग, लेकिन महाराष्ट्र की हालात उनको हमसे ज़्यादा अच्छी मालूम है, इसलिए वो डरे हुए हैं। तो डरे हैं तो डरने दीजिए, लेकिन ऐसी हरकतें उनको हम करने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय मांगो साहब, आपने समय निकाला और इस पूरी सिचुएशन को क्रिस्टल क्लियर करके हमारे दर्शकों के सामने पेश किया। हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।